हमारी सीएलपी की मीटिंग थी और उसमें ये फैसला लिया गया कि बड़ौदा जो है चुनाव में पार्टी संगठित होकर लड़ेगी, सब एक होकर, और वो चुनाव हम जीतेंगे। और सब एमएलओ से हमने पूछा था भाई अपने अपने ऑप्शन बता दो क्यों, ताकि वहाँ ड्यूटियाँ लगेगी, जो जिसके जहाँ पे संपर्क हैं अपने वर्करों की लिस्ट बनाएं जो वहाँ रहे, और इस प्रकार से वहाँ पर जो मैं गया था गोहाना और सोनीपत, जो वहाँ से फीडबैक है, लोग मन बना चुके हैं, भारी बहुमत से हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा वहाँ पे। और क्यों ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ 2 दिन पहले गांव में, और उन्होंने कहा कि भाई अगर साझेदारी में शामिल होना है तो हमारे गठबंधन को वोट दो, नहीं तो दूर रहो। ये आपके अखबारों में मैंने पढ़ा। क्या संवैधानिक पद पर हैं वो? ये उनकी प्रतिष्ठा की में नहीं है कि वे ऐसी बात कहें। कोई भी मुख्यमंत्री हो वो पूरे प्रदेश का होता है। ये नहीं है भाई तुम वोट दोगे तो मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री, नहीं दोगे तो तुम्हारा नहीं। हमारी कोई साझेदारी नहीं, ये ठीक नहीं थी। उस बात पर मैंने कहा था कि वहाँ के लोग जो हैं स्वाभिमानी हैं, हरियाणा के सारे, और खासतौर पर वहाँ के, वो इस सरकार की जो है भ्रष्टाचार में साझेदारी नहीं होने चाहते, अपराध जो बड़ा हुआ है उसमें साझेदारी नहीं करना चाहते। जिस प्रकार से करप्शन है यहाँ, भ्रष्ट कानून व्यवस्था की धज्जियां उठी है, और बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी इनके समय में आई है, ऐसी में साझेदारी चाहते ही नहीं है वो। उन्होंने तो फैसला कर रखा है, तो इसमें कौन साझेदारी चाहेगा? क्योंकि अब तक की इनकी परफॉर्मेंस, 6 साल की जो परफॉर्मेंस रही है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं किसी वर्ग के हित में लिया गया जो हम कह सकें, जिसकी प्रशंसा कर सकें, जिसको हम आगे बढ़ा सकें। आप देख लें, आज भी आया अखबार में, एक नया ही घोटाला आ गया चावल का। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, माइनिंग घोटाले शुरू हुए, माइनिंग घोटाले के बाद मीटर का घोटाला, मीटर घोटाले के बाद धान का घोटाला, धान के घोटाले के बाद शराब का घोटाला, शराब के घोटाले के बाद आपका उससे पहले दवाई का घोटाला, और उसके बाद शराब घोटाले के बाद धान का घोटाला आ गया। मेरा सिर्फ कहने का ये था कि आज पूरा देश और हमारा प्रदेश तो बहुत ही ज़्यादा संकट से गुजर रहा है। 5 सीज का मैंने जिक्र किया था जो हमारे को आज जिनका मुकाबला करना है। एक तो चाइना, कोरोना, और हरियाणा में करप्शन, क्राइम और कास्टिज्म, ये बड़ी तेजी से फैली हुई हैं। अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो सबको संगठित होना पड़ेगा, हम सबको, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, और आम आदमी को भी, तो मुकाबला कर पाओगे आप। इसी वास्ते मैंने सबसे पहले कह दिया था, जब पहली मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ मैंने कहा था कि भाई इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, हमारा पूरा सहयोग है सरकार से, और सहयोग रहा भी, किया भी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कोरोना की आड़ में आप डीजल का भाव बढ़ा दो, जो इकोनॉमी फासिज्म की तरह टैक्स पे टैक्स लगा दो। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का भाव सस्ता हो रहा है और यहाँ डीजल का भाव बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार को मैंने कहा भी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है इतने 200-250% टैक्स उस पर लगाया, 260% डीजल पे।
मैं ये बढ़ाया है तो कम से कम तुम तो अपना वैट कम कर दो, उतना कर दो जितना हमारे समय में था, कुछ तो राहत दो किसानों को। लेकिन इनके राहत देने की बजाय इन्होंने 1 रुपया और कोरोना टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, बस के किराए पर बढ़ा दी, सब्जी मंडी जो सब्जी वैसे ही पिट रही है, टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, वहां पर सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। और कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा अप्रैल से बजट लागू होना था, 1,40,000 करोड़ का इन्होंने बजट दिया और वो अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन कर्जा जो है मार्च में ही मांगने लग गई है। तो कैसे कैसे काम चलेगा? सवाल आया भाई कर्जे का। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्जा यही क्योंकि जीएसटी नहीं आ रही, आर्थिक स्थिति प्रदेश की इतनी मजबूत नहीं हो रही। तो मैंने उस समय कहा था कि भाई जहाँ तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, आप उसके लिए कर्जा लो, मैं कभी उसके ऊपर सवाल ये नहीं करूँगा, लेकिन पहले जो कर्जा ले रखा है, जो बाद में लोगे उस पर करेंगे। अब पहले जब मैंने हमारी सरकार छोड़ी उस समय कर्जा प्रदेश पर 14 में 60,000 करोड़ था और आज कोरोना से पहले 1,90,000 को कर्जा क्रॉस कर गया था और अब तो 2 लाख से भी बहुत ज्यादा हो गया कर्जा लेने। तो पैसा गया कहाँ? किसी का हमने कहा कर्जा ले लो। अगर कर्जा लेकर किसान की मदद करते हो, कोई उनको पैकेज देते हो, गरीब आदमी की करते हो, छोटे दुकानदार की करते हो, जो कारीगर है उनकी करते हो, जो दिहाड़ीदार की करते हो, जिन्हें रोज कमाना खाना, ऐसे लोगों को पैकेज दें तो कर्जा लेके दें कि उनका गुजारा करना है। अब कोई बार्बर की दुकान खोले बैठा है, कोई जूता का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर चलाता है, उनके सारे काम धंधे बंद हो गए, आमदनी बंद होगी, उनको पैकेज दो। चाहे वो टैक्सी चलाता था उसको भी। और किसान का जो है आपने देखा गेहूं खरीद में किस प्रकार से उनका वो हुआ बदसलूकी उनके साथ। 1.5 2 महीने तक किसान की पेमेंट नहीं हुई। अब उसका ब्याज कौन देगा किसान को? और अब उसके बाद जो है नए तजर्बे और शुरू कर दिए। ये कह दिया कि धान मत बो। खैर इस बात की बहुत लंबी कहानी है, क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि कह रहे डार्क जोन है, डार्क जोन को खत्म करने के लिए दादूपुर नलवी नहर जो खुद ही खुदाई सैकड़ों करोड़ रुपया जिसके ऊपर लग रखा है वो तो उल्टवा दी। वो अगर वो नहर बन जाती तो जो ये ब्लॉक जिनमें कह रहे हैं डार्क जोन, उनमें डार्क जोन खत्म हो जाता, जोड़ भरवा देते। अब बारिश आएगी, लंबी समय तक बारिश चलेगी, इसका पानी जो है ड्रेनों में भर देते और जोड़ों में भर देते तो डार्क जोन खत्म हो जाता। तो बोले अच्छा भाई धान नहीं बोते तो क्या बोले, मक्का का भाव एमएसपी 1750 और किसान ने आज भी आप जाओ मंडी में 800-900 रुपये बिक रही है। धान के इजाफे की बात हुई एमएसपी की तो 53 पैसे प्रति किलो, जबकि 1 ड्रम डीजल का जो है वो 4,000 रुपये ज्यादा महंगा हो गया। 1 ड्रम पर 4,000 रुपये इजाफा हो गया। तो लागत कितनी बढ़ेगी किसान की? खाद पर टैक्स, उस आपका पेस्टिसाइड्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हर चीज पर। मजदूरी देखिए, प्रवासी मजदूर चले गए तो मजदूरी जितनी बिजाई के लिए 1,500 रुपया प्रति एकड़ खर्च होना था किसान का, आज 2,500 से 3,000 रुपये एकड़ होने लग गया। तो हर हिसाब से उसकी तो लागत बढ़ रही है लेकिन एमएसपी मिल नहीं रहा। तो किसान तो बर्बादी की कगार पे लगा दिया। और फिर घोटाले देख रहे हैं आप, घोटाले में भी किसानों के साथ वो हो रहा है। टमाटर जैसे मैं बता रहा था 1 रुपया किलो बिका, अब क्या भाव है टमाटर का? अब 50 रुपये किलो है। तो ऐसे कहाँ? तो ये जितने भी फैसले लिए इन्होंने वो गरीब आदमी पर और मध्य वर्ग लोगों पर वो कहा। मैंने बहुत कहा, कहता रहा मैं आपके माध्यम से भी, वैसे भी
कि भाई कम से कम जो छोटे दुकानदार हैं, ऐसे जो छोटे छोटे काम करते हैं, कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल ही माफ कर दो उनका। कहीं तो रह दो, अब उनकी दुकान बंद है, बिजली का बिल आ रहा है, एवरेज बिल आ रहा है जो पहले बिल चल रहा था। तो उसका होटल है या 5 स्टार होटल है, वहाँ कोई जाता नहीं, लेकिन फिक्स्ड चार्जेस वो दे रहे, उतना लो जितनी बिजली दे। तो मेरा कहने का मतलब भी किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने का काम नहीं किया। केयर फंड भी हो गया, कोरोना फंड भी इकट्ठा कर लिया मुख्यमंत्री में, लेकिन कहीं किसी वर्ग को नहीं किया। आज तो सारा वर्ग इनसे रुष्ट है, और यही कारण है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं बड़ौदा का चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब कोरोना काल है भाई, सरकार का काम होता है रोजगार दें। अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वो हटा दिए, लेकिन हमने बार बार कहा उनके लिए कोई रास्ता निकालो, उनको कम से कम नौकरी से निकालो, मत निकालो। ये पहले हमारे साथ भी हुआ था एक बार, पुलिस के 1800 कर्मचारी निकाल दिए थे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे से पहले वाली सरकार की भर्ती की हुई है तो ओम प्रकाश चौटाला ने। तो 1800 के 1800 हमने क्या लगाए, जेल वार्डन लगाए। तो रोजगार देने का काम है सरकार का। जेबीटी केस में सजा हुई, साबित हो गया, लेकिन जो टीचर लगे तो आज भी लग रहे हैं, कोई नहीं हटा उनमें से, हैं? हाँ 3200 थे। तो सरकार का काम भाई रोजगार देने का है। अब 1 लाख से ज्यादा नौकरियां आज भी खाली है, 31,000 तो नौकरियां जेबीटी टीचर की खाली है, आपके अखबार में है। अब कभी कहते हैं नॉर्म्स कम होंगे, सरप्लस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतनी खाली है जगह। मेरे ख्याल में अब इन्होंने नॉर्म कितने कर दिया, 30 का कर दिया है? हाँ 30 होना चाहिए, 25 का होना चाहिए, 25 पे एक टीचर होना चाहिए, 30 का कर दिया ताकि नौकरी ना लगे। अब अगली बार लगाने की दाए फिर 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं। तो ये रवैया ठीक नहीं है। 1100 स्कूल बंद कर दिए। हाँ, और जिन बच्चों ने ये स्टेट टेस्ट होता है जो इसका जेबीटी का पास कौन से सर में किया था, 2013 में पास करे हुए हैं, अब तक उनको नहीं लगाया, वैकेंसी है, उनको इंटरव्यू पे भी नहीं बुला रहे। अब जुलाई में एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी उनकी। तो युवाओं के साथ जो है, जो उनका भविष्य जो अंधकार में डाल रहे हैं, उस बात के लिए ये आवाज जो है, सरकार पता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही ना हो, कोई ये समझ ही नहीं रहा हो, समस्याओं का ना समझ रहा हो, हरियाणा को कैसे ले जाना आगे वो ना समझ रहा हो। हम कहाँ थे 2014 में, कहाँ से आज कहाँ पहुंच गए, और आगे जाना पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है तो मिल बैठ के सलाह करके आगे जाया जाए। हम बहुत पिछड़ गए।